सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। गीत लाग पवन चुमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। मेरे नूरा सजन मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। हेलो 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 हेलो। तू ही मोरा सजन, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी, की हाल चाल? लाज बलम सारे बच्चे एक बार फटाफट से इसको शेयर कर दो जी, सारे ग्रुप में। सारे बच्चे इसको फटाफट से शेयर कर दो, अपने अपने ग्रुप में डाल दो सारे, जितने भी आपके सीए के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, सब में मैसेज डाल दो कि लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और लाइक का बटन फटाफट से ठोक दो। लाइक कर दिया करो यार फटाफट से, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। कहीं जोगन थाम तोरी मैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया, सब कुछ सैया। कहे जोगन थाम तोरी मैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया, तोरी प्रीत में रू ये धार लिया, तोरी प्रीत में रू। हाँ बिल्कुल सही बात है, सारे बच्चे लाइक ठोक दो फटाफट से। ये बनाओ लाइक करने से पता है क्या होता है? तुम्हीं से लाइक करने से है। सब बच्चों को नोटिफिकेशन जाती है कि हाँ भाई लाइव क्लास चल रही है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन मखुमार तुम्हीं से है। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी, की हाल चाल भाई? चलो जी, बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। एक बार सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बता दें, क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है? क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है? गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग पायल, गुड इवनिंग शुभ, गुड इवनिंग देव, गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग वंश। ओ क्या हाल चाल है मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों? एक बार हंस के दिखा दो, एक बार थोड़ा सा ओ माय गॉड। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, आप सभी को सैल्यूट है यार। आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आते हैं ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, अब धीरे धीरे लाइव कम हो जाएंगे, बट मुझे पता कि तुम कैसे भी करके अरेंजमेंट कर लोगे। 1-1.5 घंटा बस दिन का मेरे लिए निकाल लेना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम पूरा दिन कोई पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बस ये शाम का 1-1.5 घंटा ना बस आपने मेरे लिए निकालना है कि नहीं भाई 1-1.5 घंटा तो मेरे को टैक्स की अमेंडमेंट देखनी है, टैक्स की रिवीजन करनी है। ये 1-1.5 घंटा जो है वो टैक्स के लिए निकालना है डेली बेस पर, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक बार चेक करो, अब प्लीज बातचीत नहीं करनी। कल वाली क्लास में हमने कल अपनी अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 कंप्लीट की थी जी। ठीक है जी, कल हमने अपनी अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 अपनी कंप्लीट की थी। आज हमारी अमेंडमेंट क्लास 2 यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है।
अब मैं क्लास से पहले देख रहा था कि कई सारे बच्चे बोल रहे थे सर कैपिटल गेन करवा दो, कैपिटल गेन करवा दो, बड़ी दिक्कत आ रही है। तो भाई करवा दूंगा, टेंशन मतलब। मैंने क्या बोला, सारी अमेंडमेंट कराऊंगा, सारी रिवीजन कराऊंगा। तो कहाँ जा रहा हूँ, आपके एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल तैयार करके भेजूंगा। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले जो भी छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हैं ताकि वो खत्म हो जाए, फिर जितना भी टाइम हमारे पास हो वो कैपिटल गेन की अमेंडमेंट करें और कैपिटल गेन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, ताकि उस अमेंडमेंट का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होगा वो तुम्हें बहुत बढ़िया समझ में आए, ठीक है ना। और अगर आपने पहले अमेंडमेंट कैपिटल गेन की कहीं पर भी देखी है, बस आपसे मेरा इतना वादा है, जब मैं कैपिटल गेन की अमेंडमेंट कराऊंगा और उसके क्वेश्चन कराऊंगा, बस वो 3 से 4 क्लास अब मेरे साथ अटेंड कर लेना। हर कैपिटल गेन का क्वेश्चन तुमसे बहुत बढ़िया तरीके से होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जी। तो पहले एक बार छोटी छोटी अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं जो भी हमारे अलग अलग चैप्टर में हैं, फिर 2 या 3 लेक्चर के बाद हमारा कैपिटल गेन स्टार्ट होना ही होना है, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ सारे के सारे बच्चे। अब एक बार ऐसा करते हैं, पहले 5 मिनट के अंदर जो हमने कल अमेंडमेंट की थी, एक बार पहले फटाफट से उसकी रिवीजन करते हैं। फिर आज हमें अमेंडमेंट कौन कौन सी करनी है, एक तो आज हमें अमेंडमेंट करनी है रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर की अमेंडमेंट करनी है, फिर आज हमें सैलरी वाले चैप्टर की अमेंडमेंट करनी है। अगर टाइम बचा तो आज वाली क्लास में ही हमें हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर की अमेंडमेंट करनी है। तो ये 3 चैप्टर की अमेंडमेंट आज हम करेंगे, और सिर्फ अमेंडमेंट नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस भी बनेंगे उस क्वेश्चंस को भी आज हम करके देखेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे देखो, कल वाली अमेंडमेंट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट किया, एक बार 5 मिनट के अंदर पहले वो रिकॉल करवाने जा रहा हूँ। अब कल अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि पहली अमेंडमेंट जो आई थी, एक तो हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर हमारा 24-25 एप्लीकेबल होगा, असेसमेंट ईयर 25-26 एप्लीकेबल होगा। एक ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन बोलो, अमेंडमेंट बोलो, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अब हमारे क्वेश्चन जो बनेंगे वो प्रीवियस ईयर 24-25 के होंगे, असेसमेंट ईयर जो होगा वो 25-26 होगा, बस ये पर ध्यान दो। सेकंड, फिर मैंने अमेंडमेंट आपको बताई थी, सेकंड अमेंडमेंट आई थी डिफॉल्ट स्कीम के अंदर, ठीक है जी। अब अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम की बात करूंगा तो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर आपके टैक्स रेट चेंज हो चुके हैं जी। सर थोड़ा स्लो से करवाएंगे भाई, इससे स्लो क्या कराऊं, मतलब मैं तो यूट्यूब पे देख रहा हूं, मतलब अमेंडमेंट क्लास 3-3, 3.5, 4-4 घंटे में सारी खत्म कर दी, मैंने तो 1.5 घंटे में सिर्फ एक चैप्टर की अमेंडमेंट कराई है। क्या चाहते हो कि 1.5 घंटे में एक वर्ड कराऊं क्या, नालायक, इसे थोड़ा और स्लो कराओ। इधर सुनो ध्यान से, इससे स्लो क्या ही कराऊंगा यार, ये तो बहुत स्लो चल रहा है। अगले पॉइंट पर फटाफट से आओ जी। अब यहाँ पे एक बार देखो, डिफॉल्ट स्कीम के टैक्स रेट यहाँ पर अमेंडमेंट आई थी। अब डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में क्या क्या अमेंडमेंट आई थी, तो यहाँ पर आपके रेट चेंज हुए थे, ठीक है। उसके बाद 3 लाख तक अगर टोटल इनकम है तो 3 लाख तक आपका टैक्स निल बनेगा, फिर 3 लाख से लेके 7 लाख तक 5% हो गया, फिर 7 लाख से लेके 10 लाख तक 10% हो गया, 10 लाख से लेके 12 लाख तक 15% हो गया, 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20% हो गया। अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है उस केस में 30% यहाँ पे टैक्स हो गया। तो ये टैक्स रेट हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किए थे, तो जिन बच्चों ने भी कल वाली क्लास नहीं देखी एक बार आप देख लेना। आपकी अमेंडमेंट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में डिफॉल्ट स्कीम के स्लैब रेट जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, ये अमेंडमेंट हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया था कि 15 लाख रुपए की इनकम के ऊपर जो पहले तुम्हारा 1.5 लाख रुपए का टैक्स बनता था, अब एज पर न्यू अमेंडमेंट 15 लाख रुपए की इनकम के ऊपर आपका 1,40,000 रुपए का टैक्स बनेगा। ये आपके माइंड में होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर मैंने कहा था स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में अमेंडमेंट आई थी। अब स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में क्या क्या अमेंडमेंट आई है, अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A की बात करता हूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट किया। अगर आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया 22 जुलाई 2024 तक तो 1,25,000 रुपए तक अगर गेन है तो वो एग्जम्प्ट है, और अगर 1,25,000 से ऊपर होंगे तो वो 10% टैक्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर अगर मान लो 23 जुलाई 2024 है उसके बाद अगर बेचा है तो 1,25,000 रुपए तक नील बनेगा, और अगर 1,25,000 से ऊपर होगा तो रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो 12.5% एप्लीकेबल होगा। और जो ये 1,25,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है वो टोटल लिमिट एप्लीकेबल है, मतलब एक साल में 1,25,000 जो होंगे वो गेन एग्जम्प्ट होंगे। अब ये 125 की लिमिट कहाँ पे यूज करनी है, तो जहां पे तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा तुम वहां पे लिमिट यूज करोगे। इसके बेस पे कल हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस यहाँ पे कर लिए थे। फिर अगला बात करूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। अब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A की बात करूंगा तो शॉर्ट टर्म गेन 111A में आप सब जानते हो पहले आपका 15% टैक्स था, फिर अगर आपने ट्रांसफर किया 23 जुलाई 2024 या उसके बाद अब रेट ऑफ टैक्स जो एप्लीकेबल होगा वो 20% एप्लीकेबल होगा। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म गेन 111A के अंदर अमेंडमेंट आई थी। फिर लॉन्ग टर्म गेन 112 के अंदर अमेंडमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब लॉन्ग टर्म गेन 112 में पहले क्या था, 20% टैक्स रेट लगता था आफ्टर इंडेक्सेशन, बट अगर आपने ट्रांसफर किया है 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, इट मींस अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पहले एक्वायर की है बट 23 जुलाई 2024 या उसके बाद अगर आपने सेल की है, उस केस में गवर्नमेंट कहते हैं अगर तुम रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ हो
तुमने लैंड बिल्डिंग बेची है और परचेज आपने किया 23 जुलाई 24 से पहले, उसको बेचा आपने 23 जुलाई 24 या उसके बाद है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा 12.5% बिफोर इंडेक्सेशन और 20% आफ्टर इंडेक्सेशन। इनमें से जो भी लेस होगा ना उतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ ऑप्शन जो है वो इस केस में एप्लीकेबल है अगर ये कंडीशन तुम सेटिस्फाइड करोगे। फिर इसको छोड़ के जो अदर कैपिटल एसेट होंगी उस केस के अंदर मैंने कहा था कि 12.5% लगेगा और यहाँ पे कोई भी इंडेक्सेशन नहीं होगा। ये बातें भी हम कल वाली अमेंडमेंट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। फिर डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में चेंज आया जी। अब अगर मैं डोमेस्टिक कंपनी वाले चेंज की बात करूंगा तो डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में क्या था कि जो आप प्रीवियस ईयर 21-22 चेक करते थे वहां पर प्रीवियस ईयर 22-23 चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर टर्नओवर मेरी 400 करोड़ तक है तो रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो 25% होगा, और अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो 30% एप्लीकेबल होगा। तो प्रीवियस ईयर जो हमें चेक करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 22-23 चेक करना है, 21-22 प्रीवियस ईयर हमें चेक नहीं करना, बस ये पर ध्यान दो जी। उसके बाद फिर फॉरेन कंपनी वाले केस में जी, अब अगर फॉरेन कंपनी की बात करूंगा तो पहले रेट 40% था, अब रेट यहां पर 35% हो चुका है, और रॉयल्टी वाले इनकम वाले केस में पहले भी 50 था, अब भी 50 है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। पर जहां तुमने 40% पहले पढ़ा था अब वहां पर रेट ऑफ टैक्स जो है 35% पढ़ना है। ये सारी अमेंडमेंट आपकी चैप्टर नंबर 1 के अंदर आई है, बाकी कोई भी अमेंडमेंट चैप्टर नंबर 1 में नहीं है। जो तुमने पहले पढ़ा सेम एप्लीकेबल है, और ये सारी के सारी अमेंडमेंट हमने कल वाली क्लास में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने बहुत बढ़िया तरीके से बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 1 की सारी अमेंडमेंट हमने कल कंप्लीट कर ली थी। अब इधर देखो ध्यान से, अब जो आज में अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं, अब एक बार पहले स्टार्ट करवाने जा रहा हूं रेजिडेंशियल स्टेटस का जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना जी। अब एक बार सर 112 में 1,25,000 की लिमिट नहीं है क्या? 112 में 1,25,000 की लिमिट क्यों है? 112 में कोई लिमिट नहीं है, 112A में लिमिट है। 112 में तो पहले भी लिमिट नहीं थी, अब भी लिमिट नहीं है। जो 1,25,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के होंगे तो 1,25,000 रुपए की लिमिट है। 112 वाले केस में कोई भी लिमिट नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो इधर सुनो, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट को प्रोपोर्शनेट कैसे कर सकते हैं, फाइलिंग में लॉन्ग टर्म में पूरी दे देते हैं, फाइलिंग में वो लॉन्ग टर्म में पूरी दे देते हैं। क्या कहना चाह रहे हो जूहू? एग्जाम में हमें बाइफरकेट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा तो एग्जाम में हमें बाइफरकेट करके दिखाना पड़ेगा, जहां बेनिफिशियल होगा उसके बेस पे हम यूज करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो री इधर सुनो, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, और मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ नालायक को। कोई काम धाम नहीं है क्या तुम्हें? मतलब यहाँ पे तुम लाइव में कोई पढ़ने, कभी नोट्स मांग रहे हो, कभी कुछ मांग रहे हो, कभी कुछ मांग रहे हो, पेपर तुम्हारे हैं या नहीं है? और जो मैंने बोल दिया कि नोट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, और मैंने कल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए थे, टेलीग्राम चैनल पे आज दोबारा से डाल दूंगा। बट अभी जो करवा रहा हूँ कम से कम वो सुन लो, या नोट से ही काम कर लोगे नालायक। इधर देखो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। अब अगर मैं रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करता हूँ ना, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में वैसे कोई अमेंडमेंट नहीं है, मतलब वैसे कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जो रेजिडेंशियल स्टेटस आपने पहले पढ़ा, मतलब जिनके जनवरी 25 में एग्जाम थे या जिनके दिसंबर 24 में एग्जाम थे, जो आपने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा सेम एप्लीकेबल जो है वो आपका मई 2025 में, जून 2025 में या सितंबर 2025 में एप्लीकेबल है। इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। बट रेजिडेंशियल स्टेटस में ना एक पॉइंट ध्यान देना, जो अमेंडमेंट नहीं है बट तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम यहां पे गलती कर सकते हो। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, अगर जिसके भी एग्जाम दिसंबर 2024 में थे या जिन्होंने भी एग्जाम जनवरी 2025 में दिए हैं, आप मेरे को बताओगे आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल कौन सा था जी? मेरे को सारे बच्चे बताओ, आप मेरे को ये बता सकते हो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल कौन सा था? अगर आपने दिसंबर 24 में एग्जाम दिए या जनवरी 25 में एग्जाम दिए तो प्रीवियस ईयर कौन सा था? प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में 23-24 जो था वो एप्लीकेबल था, और असेसमेंट ईयर जो था वो 25-26 जो था वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल था। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर 23-24 एप्लीकेबल था और असेसमेंट ईयर 25-26 एप्लीकेबल था, तो आप सब जानते हो रेजिडेंशियल स्टेटस वाले केस में ये बात हमने रेगुलर बैच के अंदर भी डिस्कस की थी कि जो भी हम कैलकुलेशन करते थे ना वो 366 दिन के बेस पे करते थे। अब प्रॉब्लम क्या है, अब जिनके भी एग्जाम पिछली बार थे उनके दिमाग में 366 चल रहा होगा, और कई बार एक दिन का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है।
बट अब हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्या आएगा, 24-25 आएगा, असेसमेंट ईयर 25-26 आएगा। अब हमारा लीप ईयर नहीं है, तो अब जो कैलकुलेशन करेंगे वो 365 के बेस पे करेंगे। बस ये फर्क यहां पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात बस ये ध्यान देना कि जब तुम रेजिडेंशियल स्टेटस में अब डेज निकालोगे कि वो कितने दिन इंडिया में रहा, तो 365 दिन हमें पूरे साल में काउंट करने हैं, 366 काउंट नहीं करने, क्योंकि अब जो 24-25 है वो लीप ईयर नहीं है। और यहां पे एक बात और ध्यान देना, पहले तुम फरवरी में, हेलो भाई साहब, पहले तुम फरवरी में 29 डेज के बेस पे कैलकुलेशन करते थे। याद करो, अगर आपने अभी एग्जाम दिए दिसंबर 24 में या जनवरी 25 में एग्जाम दिए, तो हमने रेगुलर बैच में डिस्कस किया था कि फरवरी के महीने में 29 डेज काउंट करना, क्योंकि वो लीप ईयर था। इट मींस अब जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो गलती से भी फरवरी में 29 काउंट मत करना, क्योंकि अब लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी के मंथ में 28 डेज काउंट होंगे और पूरे साल में काउंट होंगे वो 365 दिन काउंट होंगे। तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर अभी भी आप 366 दिन लेके आते हैं या अभी भी आप 29 डेज काउंट करते हैं, आप सब जानते हो एक दिन के ऊपर नीचे वो रेजिडेंट का नॉन रेजिडेंट बन जाएगा और वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा जी। क्या बात समझ में आ रही है? तो वैसे कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट यहाँ पे अगर किसी को लिखना हो तो लिख लेना। आप क्या लिख सकते हो, आपको याद रहे, ताकि आप ये लिख सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर 24-25 है ये वाला, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। और ये अगर हमारा लीप ईयर नहीं है तो टोटल डेज जो हम काउंट करेंगे वो 365 दिन काउंट करेंगे, पूरे साल में 366 दिन नहीं लेने। और अगर मैं फरवरी के महीने की बात करूंगा तो फेब के महीने में जो कैलकुलेशन करोगे वो 28 डेज के बेस पे कैलकुलेशन करोगे, 29 डेज के बेस पे कैलकुलेशन नहीं करोगे। ये दो बातें बस आपको ध्यान देनी है। बाकी जो आपने पहले पढ़ा है, सेम रेजिडेंशियल स्टेटस आज भी एप्लीकेबल है, उसमें किसी भी सेक्शन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको पैक कर सकते हैं सर 112 बिफोर 23 जुलाई 24 विद इंडेक्सेशन है? यार कैसी बात कर रहे हो भाई, तुमने कैपिटल गेन पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा क्या? मतलब कई बच्चे तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर 112 23 जुलाई 24 से पहले इंडेक्सेशन है क्या? पहले इंडेक्सेशन 112 में होता था। 112 में कौन से गेन आते थे? शेयर्स वाले, और शेयर्स वाले केस में इंडेक्सेशन पहले भी नहीं था। तो पहले इंडेक्सेशन नहीं था तो अब इंडेक्सेशन की बात कहां से आ रही है? और मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी तुम्हें लॉन्ग टर्म गेन शॉर्ट टर्म गेन के डाउट आ रहे हैं ना, इसको तुम कैपिटल गेन तक के लिए रोक के रख लो। एक इतना तो रुक सकते हो ना, कैपिटल गेन तो हम करेंगे ना, तो बस मैंने बोल तो दिया कि जब कैपिटल गेन करेंगे तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है? बट ऐसे ऐसे डाउट मत पूछो। ये 112A पहले भी इंडेक्सेशन नहीं था भाई, पहले भी तो वो शेयर्स वाले केस में था। तो शेयर्स वाले केस में तो पहले भी इंडेक्सेशन की बात होती नहीं थी, तो अभी इंडेक्सेशन की बात कहां से होगी जी? ठीक है जी, चलो अब यहां पे एक बार फटाफट से आओ जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं सैलरी के चैप्टर में अमेंडमेंट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसका इफेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर पड़ेगा। और इस बार जो एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, मुझे उम्मीद है वो इसमें से क्वेश्चन बनेगा, तो बहुत ध्यान से सुनना अमेंडमेंट आई क्या। अब अमेंडमेंट क्या है उसको थोड़ा ना समझना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर सैलरी में जो अमेंडमेंट आई है ना, सैलरी में अमेंडमेंट आई है कि जो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो 75,000 हो चुकी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, न्यूज चैनल के अंदर भी जब अमेंडमेंट आई तो न्यूज चैनल वालों ने भी क्या दिखाया कि 50,000 की स्टैंडर्ड एक्शन गवर्नमेंट ने 75,000 कर दी। यस 75,000 कर दी है, बट वो हर केस में नहीं की है, वो तब की अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली हुई है। इट मींस अगर आपने नॉर्मल स्कीम ली है, अगर आपने नॉर्मल स्कीम ली है तो नॉर्मल स्कीम में कोई अमेंडमेंट नहीं है। नॉर्मल स्कीम में जो तुमने पहले पढ़ा वो नॉर्मल स्कीम में आज भी एप्लीकेबल है। नॉर्मल स्कीम में क्या था, डिडक्शन जो थी वो जितना भी टैक्स बना, मतलब जितनी भी एनुअल सैलरी है वो, और 50,000 विच एवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी ना वो 50,000 रुपए की थी। बट गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में गवर्नमेंट कह रही है अब हम जो हाईएस्ट डिडक्शन कर देंगे वो 75,000 तक की तुम क्लेम कर सकते हो। अब गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है। तो एक बार चेक करना, यहाँ पे देखो अमेंडमेंट क्या निकल के आई है। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और द अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, ये आपने पहले पढ़ी, ये आज भी है। मैं दोबारा बोलूंगा, ये आज भी है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर क्वेश्चन नॉर्मल स्कीम का है, रेगुलर स्कीम का है, ऑप्शनल स्कीम का है, या वो ये कह रहा है शिफ्टिंग आउट टू द डिफॉल्ट स्कीम या ओप्ट आउट टू द डिफॉल्ट स्कीम, इट मींस वो नॉर्मल स्कीम की बात कर रहा है, तो लिमिट आज भी 50,000 रुपए की है।
वो कह रहे इज टू बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई इफ द असेसी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम प्रोवाइड अंडर सेक्शन 115 बीएससी, दैट इज ऑप्शनल स्कीम वाले केस में ये लिमिट आज भी एप्लीकेबल है, ये पहले भी एप्लीकेबल थी, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। बट अगर किसी पर्सन ने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, हाउएवर इफ द असेसी इज पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम provided under section 115 BSC, standard deduction of 75,000 or the amount of salary whichever is less is provided to the employee। मतलब अब जो लिमिट है वो 75,000 की हो चुकी है, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा कह रहा है सर क्या आप हमें क्रक्स बता सकते हैं, तो यहाँ पे अगर किसी को लिखना है तो लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। अब क्रक्स यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही हैं, एक तो ये है कि आपने अगर मान लो नॉर्मल स्कीम ली है, और एक ये है कि अगर आपने मान लो डिफॉल्ट स्कीम ली है। अब अगर क्वेश्चन बनेगा नॉर्मल स्कीम का, तो नॉर्मल स्कीम वाले केस में क्या होगा, यहां पे बात करता हूं सेक्शन 16(1) कैपिटल ए स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो नॉर्मल स्कीम वाले केस में क्या है, एनुअल सैलरी, जितनी भी तुम्हारी एनुअल सैलरी है और 50,000 इसमें से जो भी लेस होगा उतने की आपको डिडक्शन मिलेगी अगर आपने नॉर्मल स्कीम ली है। अगर नॉर्मल स्कीम ली, अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में गवर्नमेंट कहती है एनुअल सैलरी और 75,000 विच एवर इज लेस, आपको इतने की डिडक्शन मिलेगी। मतलब हाईएस्ट जो मिलेगी वो 75,000 तक मिलेगी, इसके ऊपर की नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास में क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर देना। मैं नॉर्मल स्कीम की बात कर रहा हूं, नॉर्मल स्कीम। मान लो मेरी एनुअल सैलरी है और यहां पर मैं बात करूंगा डिडक्शन की, और मान लो मैंने स्कीम ली हुई है नॉर्मल, या यहां पर मैंने स्कीम ली हुई है मान लो डिफॉल्ट। अब सारे बच्चे मुझे आंसर देना चाहिए। अब अगर मान लो मैंने नॉर्मल स्कीम ली है और मेरी एनुअल सैलरी है 40,000, एनुअल सैलरी है 30,000, एनुअल सैलरी है 80,000, ठीक है जी। और अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली हुई है, डिफॉल्ट स्कीम, मेरी एनुअल सैलरी आ रही है 40,000, मेरी एनुअल सैलरी आ रही है 60,000, मेरी एनुअल सैलरी आ रही है 90,000। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। अगर पहले केस की बात करूंगा तो अगर मान लो मेरी एनुअल सैलरी 40,000 है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी, 40 की मिलेगी, तो डिडक्शन जो मिलेगी वो 40,000 की मिलेगी। अगर मेरी एनुअल सैलरी 30,000 है, डिडक्शन कितने की मिलेगी, 30,000 की मिलेगी। अगर मेरी एनुअल सैलरी 80,000 है तो हाईएस्ट कितने की मिलेगी, 50,000 की मिलेगी, इसके ऊपर की नहीं मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बट अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली है और मेरी एनुअल सैलरी 40,000 है तो डिडक्शन जो मुझे मिलेगी वो कितने की मिलेगी, 40,000 की मिलेगी। अगर मेरी एनुअल सैलरी 60,000 है तो अब लिमिट 50 की नहीं है, यहां पे अमेंडमेंट आई है। हेलो ओए ओए हेलो ओ भाई साहब, ओए सीधे बैठ, नालायक कहीं का, लेट के क्लास देख रहा है, सीधे होके बैठ भाई, तुम्हारी बात कर रहा हूं, अरे सीधे होके बैठ जा नालायक। इधर सुनो ध्यान से। अब अगर मेरी एनुअल सैलरी 60,000 रुपए की है तो डिडक्शन कितनी मिलेगी, 60,000 रुपए की मिलेगी। अगर मेरी एनुअल सैलरी 90,000 की है तो हाईएस्ट कितनी मिलेगी, 75,000 की मिलेगी। ये अमेंडमेंट यहां पे निकल के आई है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है, फटाफट से बोल दो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या इसको लोग कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि तुम यहाँ पे गलती करके आओगे। जिसने पहले लो पढ़ा है तो प्लीज इसको अपडेट कर लेना। 50,000 रुपए की लिमिट आज भी एप्लीकेबल है, मतलब वो तब एप्लीकेबल अगर नॉर्मल स्कीम ली है। अगर तुमने डिफॉल्ट स्कीम ली है उस केस में अमेंडमेंट आ चुकी है। डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में लिमिट जो है वो 75,000 की हो चुकी है, बस ये पर ध्यान दो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब बच्चा ये बात कह रहा है सर क्या सैलरी में इसके अलावा कोई और अमेंडमेंट है। अगर मैं वैसे बात करूं तो वैसे कोई और अमेंडमेंट नहीं है, बट अगर मैं वैसे बात करूं तो वैसे अमेंडमेंट है। यार हद है यार, अगर मैं वैसे बात करूं तो वैसे कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट अगर मैं वैसे बात करूं तो वैसे अमेंडमेंट है। तो बच्चा कह रहा है कैसे बात करो कि और अमेंडमेंट है, मैं ऐसे बात करूं तो और अमेंडमेंट है। अब वो और अमेंडमेंट क्या है कि मुझे ये डर है कि तुम पेपर में वो गलती ना करो, इसलिए मैं उस बात को बताना चाहता हूं। तुम सब जानते हो कि आरएफए वाले केस में ना अमेंडमेंट आई थी, याद करो आरएफए वाले केस में अमेंडमेंट आई थी। अब आरएफए वाले केस में अभी तक जिनके भी एग्जाम दिसंबर 24 में थे या जनवरी 25 में थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो बाइफर्केशन करते थे। वो बाइफर्केशन क्या करते थे कि पहले 5 महीने की अलग कैलकुलेशन करते थे,
अगले 7 महीने की अलग कैलकुलेशन करते थे। याद करो आरएफए के अंदर दोनों लो आपको याद करने पड़ते थे, क्योंकि उस टाइम पर जो प्रीवियस ईयर जो था वो 23-24 एप्लीकेबल था। अब प्रीवियस ईयर 23-24 एप्लीकेबल था तो अमेंडमेंट आई थी वो 23-24 के अंदर। अब अमेंडमेंट ये बात बोलती थी कि अगर आपने घर लिया 1 सितंबर 2023 या उसके बाद, तो याद है 1 सितंबर 23, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हम कैलकुलेशन करते थे 5 महीने की एज पर ओल्ड लो, और फिर 7 महीने की कैलकुलेशन जो करते थे वो एज पर न्यू लो करते थे। और इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन भी दे रखा था और वो क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था। बट अब सब जानते हो अब प्रीवियस ईयर 23-24 जा चुका है, अब प्रीवियस ईयर 24-25 एप्लीकेबल है। वो अमेंडमेंट 23-24 में आई थी। अब जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है जो घर दिया होगा वो 24-25 में दिया होगा। जब घर 24-25 में दिया होगा ना, अब तुम्हें बाइफरकेशन नहीं करनी, अब पूरे साल में नया लो ही एप्लीकेबल करना है। अब पुराने लो को भूल जाओ। ओ शुक्र है भगवान का, हे भगवान। हाँ, अब ये तुम्हें फायदा हो गया कि अब जिनके भी एग्जाम अभी मान लो मई 25 या जून 25 या सितंबर 25 में आने वाले हैं, अब तुम्हें सिर्फ नया लो ही याद करना है। अब तुम्हें पुराना लो को भूल जाओ। मतलब अब जो तुमने वहां पे बाइफरकेशन की थी, जो तुमने वहां पे बाइफरकेशन की थी ना कि वो 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक अलग करेंगे, फिर 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक अलग करेंगे, अब तो ईयर वो जा चुका है। अब तो वो ईयर ही जा चुका है। अगर वो ईयर ही जा चुका है तो प्रीवियस ईयर 24-25 में नया लो ही एप्लीकेबल होगा, तो वहां पे तुम क्रॉस कर सकते हो। तो जो तुमने पुराना लो अगर लिखा हुआ है उसको तुम क्रॉस कर सकते हो। अब हमें नया लो ही पढ़ना है। अभी बच्चा कह रहा है गाबे 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 गाबे, ओए गाबे 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 गाबे, ओए गाबे। सुनना यार, तेरा भला भगवान तेरा बहुत भला करेगा। तेरे बच्चे, बीवी बच्चे जिंदे रहेंगे, लंबी उम्र होगी उनकी। एक बार थोड़ा बहुत नया लो ही बता दे। नया लो क्या था हमें याद नहीं आ रहा। अब सुनो यहाँ पे नया लो क्या था जी। अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, नया लो क्या था। अब देखो यहाँ पर आपने ये डिस्कस किया होगा कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को रहने के लिए घर दिया जी। अब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया, लैग हो रहा है नहीं, अब तो ठीक है ना। अच्छा बीच में हुआ होगा शायद, बट अब मेरे ख्याल से अब सही आ रहा है बिल्कुल जी। अब मेरे ख्याल से अब सही आ रहा है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ अब सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे यह था कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया, तो 2 केस आपने डिस्कस किए थे, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या वो नॉन गवर्नमेंट है। एक बार चेक कर लेना, जो भी तुमने डायग्राम बनाया होगा, तुमने कोचिंग कहीं से भी लियो वो मैटर नहीं करता भाई। सारे टीचर अच्छे हैं, सारे टीचर अपना बेस्ट पढ़ाते हैं, मैं भी अपना बेस्ट दे रहा हूं। तो ये मत कहना यार हमने आपसे कोचिंग नहीं ली। जहां से भी आपने कोचिंग ली होगी उसकी बुक में, उसके नोट्स में कुछ ना कुछ लिखा होगा, एक बार चेक कर लो उसको बस। तो 2 केस होंगे, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। आप जब सब जानते हो गवर्नमेंट वाले केस में लाइसेंस फीस एप्लीकेबल होती है, तो लाइसेंस फीस आज भी है, लाइसेंस फीस पहले भी थी। फिर नॉन गवर्नमेंट वाले केस में 2 केस आपने लिखे होंगे, या तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में आपने शायद 2 केस बनाए होंगे, वहां पर एक ही केस आएगा। अब ओन्ड वाले केस में क्या था, अगर पॉपुलेशन 15 लाख तक है, अगर पॉपुलेशन 15 से ज्यादा है 40 लाख तक है, या अगर पॉपुलेशन 40 लाख से भी ज्यादा है उस एरिया की, तो यहां पर 5%, यहां पे 7.5%, यहां पे 10%, यही लो अब तुम्हें एप्लीकेबल करना है। जो पुराना लो था 7.5%, 10% और 15% वाला ना, वो लो अब तुम्हारे नोटबुक से कट जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर 24-25 एप्लीकेबल है। अब वो पुराने वाला लो हमारे किसी काम का नहीं है। अब जो हमें क्वेश्चन जो सोल्व करने हैं वो इस बेस पे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 7.5% है, यहाँ पे 10% है। और अगर वो घर मेरे खुद का नहीं है, अगर वो घर मेरे खुद का नहीं है, तो एक्चुअल चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। याद करो यहां पर पहले तुम 15% सैलरी करते थे 5 महीनों के लिए, अब वो 15% सैलरी वाला क्लेश खत्म हो चुका है। अब पूरे साल में जो कैलकुलेशन है वो एक्चुअल और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस के बेस पे होगी, बस ये पर ध्यान दो। अब बताओ यहां पे दिक्कत तो नहीं है? क्या ये आरएफए वाला पॉइंट समझ में आ गया? अमेंडमेंट नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं अमेंडमेंट नहीं है, बट ये अमेंडमेंट से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अब तुम पुराना लो लगा के आओगे, बाइफरकेट करके आओगे, तो पेपर पे कांटा बच जाएगा। ठीक है, तो पुराना लो यहां से हटा देना। अब जो कैलकुलेशन जो करनी है वो इसके बेस पे करनी है। डन। चलो उसके बाद फर्निशिंग आइटम की तुम कैलकुलेशन करते थे, वो पहले भी सेम था, आज भी सेम है। रिवीजन क्लास में इसको हम आगे जाके देख लेंगे। होटल वाले केस में, होटल वाले केस में पहले भी सेम था। होटल वाले केस में क्या था? होटल वाले केस में एक्चुअल और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, तो आज भी सेम है, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जो पहले आपने पढ़ा सेम होटल वाले केस में आज भी एप्लीकेबल है। अब सुनो ध्यान से,
अब इधर देखो ध्यान से भाई, अब ये चीज है ना, ये अमेंडमेंट कह सकते हो उसको। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, ये आया तो पिछली बार था, बट पिछली बार किसी टीचर ने करवाया नहीं था, या करवाया था तो साथ में ये बताया था कि तुम्हारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल ये होगा नहीं, बट अब जिनके भी एग्जाम मई 2025 में है, जून 25 में है, या सितंबर 25 में है, अब उनके एग्जाम में एप्लीकेबल हो जाएगा। याद करो अब क्या था कि आरएफए के अंदर भी इंडेक्सेशन आ चुकी थी। मतलब अभी तक क्या पढ़ा होगा आपने, कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन पढ़ी होगी। अब सैलरी के चैप्टर में आरएफए के कॉन्सेप्ट के अंदर भी इंडेक्सेशन आ चुकी है। वो आपने पहले क्यों नहीं किया था, क्योंकि पहले वो एप्लीकेबल नहीं था, बट अब वो तुम्हारे एग्जाम में एप्लीकेबल हो चुका है, तो शायद एग्जामिनर तुम्हारे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना वो इंडेक्सेशन वाला फंडा क्या है जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी, अब एक बार यहां पे ध्यान देना, अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है जी। अब एक बार यहां पे चेक करना क्या आ गया जी, देखो जी, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कहना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ परक्यूजिट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं वेयर द एकोमोडेशन इज ओन्ड और टेकन और lease or rent by the employer and the same accommodation is continue to be provided to the same employee for more than one previous year, the value of perquisite as calculated in serial number 2 above shall not exceed the amount so calculated for the first previous year as multiplied by the amount which is ratio of the cost inflation index for the previous year for the which the value is calculated and cost inflation index for the previous year in which the accommodation was initially provided to the employee। वो ये बात कहना चाह रही है। अब बच्चा ये बात कह रहा है भाई ये क्या है, ये आरएफए में पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा है इंडेक्सेशन वाला फंडा क्या है, और दूसरी बात क्या है इस बार अमेंडमेंट आई है, नहीं ये अमेंडमेंट उसी के साथ में आई थी जब वो नया लॉ बना था आरएफए का, तो उसी टाइम पर ये आपकी एक्सप्लेनेशन आई थी, उसी में इन्होंने ऐड किया था, बट उस टाइम काफी सारे बच्चों ने पढ़ा नहीं था क्योंकि वो पहला साल था, तो पहला साल था, उस ईयर में ये पॉइंट एप्लीकेबल ही था, बट अब ये पॉइंट एप्लीकेबल हो चुका है, इसकी इंपॉर्टेंस भी आ चुकी है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, अब्बा डब्बा डब्बा, अब्बा खब्बा खब्बा, अब्बा इल्ली उल्ली, अल्लाह कटप्पा बाहुबली। बच्चा कह रहा वो था ना सर, वो बाहुबली में वो जो था जो वो एक काल कहे अल्लाह आते मल ना इल्लू वही सीन हो गया। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब ये कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहते हो, अब सुनो कहना क्या चाहता हूं। ये बात हो रही है प्रीवियस ईयर 23-24 की, जब ये कॉन्सेप्ट आया था। ये बात हो रही है प्रीवियस ईयर 23-24 की, जब ये कॉन्सेप्ट आया था। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, ये मान लो प्रीवियस ईयर आपका 23-24 है, और ये मान लो प्रीवियस ईयर 24-25 है। अब मेरे को सारे बच्चे बताना हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर 23-24 आएगा या हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर 24-25 आएगा। 24-25 आएगा, बट ये जो अमेंडमेंट आई थी वो 23-24 में ही थी, तो इस अमेंडमेंट का जो पहला साल था वो पहला साल था 23-24, और इस अमेंडमेंट का दूसरा साल जो है वो दूसरा साल जो है वो 24-25 है जी। अब अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं, नॉर्मल 23-24 की बात कर रहा हूं, 24-25 को छोड़ दो, 23-24 की बात कर रहा हूं, 23-24 की बात करता हूं। मान लो एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी जो है ना वो 1 लाख रुपए पर मंथ है, 1 लाख पर मंथ सैलरी है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लो इसको डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है, और डियरनेस अलाउंस है मान लो 10,000 पर मंथ, और ये जो है ये उटोए वाला है। उटोए वाले का मतलब मेरे काफी सारे बच्चे समझ गए होंगे, उटोए का मतलब क्या है, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, तो एक 10,000 पर मंथ जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए है, ठीक है जी। फिर तुम्हें यहां पे दे रखी है कमीशन, कमीशन कितनी दे रखी है, कमीशन दे रखी है 1,000 पर मंथ, ये तुम्हें कमीशन यहां पे दे रखी है। बात समझ में आ रही है भाई, 1,000 पर मंथ जो है ये तुम्हें यहां पे कमीशन दे रखी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब 24-25 में क्या हुआ, 24-25 में ना तुम्हारा प्रमोशन हो गया। अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन हो गया तो
सैलरी तुम्हारी हो गई मान लो 1.5 लाख रुपए पर मंथ। अब 1.5 लाख पर मंथ तुम्हारी सैलरी हो गई जी। सेम एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई सेम है, उसकी सैलरी हो गई 1.5 लाख पर मंथ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसका डीए जो हो गया बढ़ के हो गया 15,000 पर मंथ का, इसका डीए हो गया, और ये डीए जो है वो उठोएबल है। कमीशन जो इसका है, कमीशन सेम है, 1000 पर मंथ इसका कमीशन है। बात समझ में आ रही है? अच्छी। मेरा पूरी क्लास से बस एक क्वेश्चन है, मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को एक घर दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये घर दिया। बहुत ध्यान सुना, ये घर जो है वो घर है दिल्ली में। अब अगर घर दिल्ली में है तो पॉपुलेशन जो है वो 40 लाख से ज्यादा है, पॉपुलेशन जो है वो 40 लाख से ज्यादा है। अच्छा, ये घर दिया कब है जी? ये घर मान लो उसने दिया है फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2023 को ये घर दिया जी। अब अगर ये घर 1 अप्रैल 2023 को उसने घर दिया, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, तुम ये बताना एज पर ओल्ड लॉ तुम 23-24 में क्या ट्रीटमेंट करते बताओ? 23-24 में तुम क्या ट्रीटमेंट करते? 5 महीने की सैलरी अलग निकालते, 7 महीने की सैलरी अलग निकालते, 5 महीने वाले केस में क्या करते? सैलरी का 15%, और 7 महीने वाले केस में क्या करते? सैलरी का 10%। तुम ऐसे कैलकुलेशन करते? एक बार कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, सैलरी का मतलब क्या होता है आरएफए के लिए? सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस में डियरनेस अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस में कमीशन, एवरी टाइप कमीशन सारी आती है। अब तुम क्या करते? अब तुम ये करते 1 लाख प्लस में 10,000 रुपए डीए प्लस में 1,000 रुपए कमीशन, ये करते, इसको 5 महीने से मल्टीप्लाई करते पहले तो, और फिर उसका आप कर लेते 15% आप कर लेते जी, यही काम करते जी। फिर यहां पे क्या करते? 1 लाख रुपए करते, प्लस में 10,000 रुपए डीए जोड़ लेते रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस में 1,000 रुपए कमीशन करते, और इसको 7 महीने से मल्टीप्लाई करते, और फिर यहां पे आप कर लेते 10% यहां पे कर लेते। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी? मेरे को सारे बच्चे बताओ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? फटाफट से बोल दो जी। अब तुम यहाँ पे एक बार निकाल के देखना यहाँ पे कितना आ रहा है जी। अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 1 लाख प्लस में 10,000 प्लस में 1,000 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और इसका 15% जो आएगा तो ये आएगा 83250, ये निकल के आएगा। उसके बाद फिर 1 लाख प्लस में 10,000 प्लस में 1,000 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 10%, यहाँ पे बनेगा 77,700। तो अगर मैं टोटल करूंगा 83250 तो आएगा 1,60,950 रुपए। ये तुम आरएफए की कैलकुलेशन करते। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं आगे चलूंगा। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं आगे चलूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकता हूं? सारे बच्चे एक बार लाइक का बटन ठोक के मेरे को बता दें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम नालायक को, ऐसे नालायक बच्चे मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। कम से कम तुम लाइक ही कर दो नालायक को, भगवान भी तुम्हें ऊपर बैठ के देख रहा होगा कि नालायक हो क्या तुम। जल्दी बताओ यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? हाँ जी, सारे बच्चे बताओ जी, लॉक कर दो इसको। चलो डन, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, अब तुम अगले पॉइंट के ऊपर आओ, अब तुम अगले पॉइंट के ऊपर आओ। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ। अब ये सेम एम्प्लॉई है, सेम एम्प्लॉई है, और यही घर इसको अगले साल कंटिन्यू कर रहा है, इसी घर में वो रह रहा है, और ये घर वही वाला है जो एम्प्लॉयर ने इसको पिछले साल दिया था। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये घर इसको पिछले साल दिया था, अब ये 24-25 में आ गया। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना नॉर्मल बात करो, नॉर्मल 24-25 में तुम कैसे कैलकुलेशन करते? क्या तुम 2 बाइफरकेशन करते या नया लो ही लगाते? पहले मेरे को ये बताओ, तुम 2 बाइफरकेशन करते या नया लो ही लगाते? जल्दी बताओ। तुम नया लो लगाते? अच्छा, नया लो कैसे लगाते? तुम यहां पे नया लो लगाते, तुम यहां पे करते भाई साहब 1,50,000 प्लस में 15,000 प्लस में 1,000, यही करते। फिर इसको क्या करते? मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई यहां पे 10% करते। जो नया लो एप्लीकेबल होगा आरएफए का वो तुम एप्लीकेबल कर देते। तो 1,50,000 प्लस में 15,000 प्लस में 1,000 मल्टीप्लाई 12 और इसका 10% होगा, तो यहां पे करोगे 1,99,200 रुपए। ये तुम आरएफए की वैल्यू निकाल देते जी। ठीक है ना? अब ये जो तो है 1,99,200 जो है तुम आरएफए की वैल्यू निकालते, यही काम करते ना। अब यहीं पे इसी पॉइंट पे कैच है बस, और जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता और ना ही बहुत सारे बच्चों ने ये पॉइंट पढ़ा है, और मैं उम्मीद करता हूं इंस्टीट्यूट इस बार इसमें से क्वेश्चन बनाएगा और तुम अप्रिशिएट करोगे इस बात को जो हम ये पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं।
अब एक बार चेक करना, अब उस नए लो को पढ़ते हैं, अब वो नया लो क्या कह रहा है। अब एक बार देखना उसको क्या कह रहा है, वो ध्यान से पढ़ना। कह रहा है वेयर द एकोमोडेशन इज ओन्ड और टेकन ऑन लीज और रेंट बाय एम्प्लॉयर। मेरे एग्जांपल में क्या है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है। एंड द सेम एकोमोडेशन इज कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड टू द सेम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय सेम है, एम्प्लॉय सेम है, घर भी सेम है, फॉर मोर देन वन प्रीवियस ईयर। एक प्रीवियस ईयर से ऊपर हो गया, पिछला साल 23-24 था, अब ये 24-25 आ गया। द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कैलकुलेटेड इन सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 का मतलब क्या है, जो हमने परसेंटेज लगाई है, जो हमने परसेंटेज लगाई है उसके बेस पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1,99,200 की वैल्यू आ रही है। वो इस वैल्यू की बात कर रहा है। कह रहा है जो वैल्यू आपने निकाली है एज पर रूल्स, जो तुमने वैल्यू निकाली है क्या होगा उसका जी, shall not exceed the amount so calculated for the first previous year। यहां पे मेन पॉइंट आया। अब कह रहा है जो ये तुम्हारा अमाउंट आया ना 199, इधर देखो ध्यान से, जो ये तुम्हारा अमाउंट है 199,200, कह रहा है भाई साहब ये अमाउंट तुम्हारा एक्सीड नहीं करेगा। मतलब हम इस आरएफए की वैल्यू पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, हम इस आरएफए की वैल्यू पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। किस चीज की रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि ये आरएफए की वैल्यू तुम्हारी ज्यादा नहीं होगी। किससे ज्यादा नहीं होगी, जो तुमने वैल्यू निकाली है पिछले साल में, उसने क्या लिखा है, द अमाउंट सो कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट प्रीवियस ईयर। आप मुझे बताना वैल्यू कौन सी निकाली है, वैल्यू निकाली है 1,00,000, अगर आप चेक करोगे 1,60,950, ये वैल्यू निकाली है आपने, ये वैल्यू आपने निकाली फर्स्ट ईयर में, हाँ बोलो, ये वैल्यू निकाली है ना। उसने आगे क्या बोला फिर, फर्स्ट प्रीवियस एज मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट विच इज ए रेशियो ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर विच द वैल्यू इज कैलकुलेटेड। मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, इस वैल्यू को तो मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कौन से ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, 24-25 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और इसको डिवाइड करो 23-24 का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था। मतलब अब 23-24 का इंडेक्स रेट मल्टीप्लाई 24-25 का इंडेक्स रेट। अब मेरे को बताना है यहां पर 1,60,950 डिवाइड बाय 348। पिछले साल 348 था जी, पिछले साल 348 था, तुमने 348 पढ़ा होगा। अब जो नया 24-25 है, मैं तुम्हें कैपिटल गेन में बताऊंगा। कैपिटल गेन में अभी हमारा जो 24-25 है उसका बन चुका है 363, तो इस साल का जो है वो 363 है जी। अब अगर इस साल का 363 है तो 160,950 डिवाइड बाय 348 मल्टीप्लाई 363, तो ये हमारा हो रहा है 1,67,887 रुपए 50 पैसे। ये हमारा निकल के आ रहा है। मतलब इस ईयर में जो तुम्हारे आरएफए की वैल्यू जो तुम सैलरी में जोड़ोगे, वो ये नहीं जोड़ोगे, वो तुम ये जोड़ोगे। देखो ये है मजेदार चीज। अब सोच के बोलना जिसको ये पॉइंट पता ही नहीं है, वो आरएफए में 24-25 में वैल्यू क्या जोड़ के आ रहा है, वो ये वैल्यू जोड़ के आ रहा है। जबकि ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो तुमने वैल्यू निकाली वो इस वैल्यू से ज्यादा हो ही नहीं सकती। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम्हें हम हाईएस्ट लिमिट दे रहे हैं, ये तुम्हें हम हाईएस्ट लिमिट दे रहे हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो तो आरएफए की वैल्यू निकालोगे। अच्छा ये प्रॉब्लम क्यों निकल के आ रही है, ये प्रॉब्लम इसलिए निकल के आ रही है कि एम्प्लॉई कह रहा है सर मेरी सैलरी बढ़ गई, अब मेरी सैलरी बढ़ गई, तुमने सैलरी के बेस पे कैलकुलेशन कर ली, बट मार्केट में इतनी इन्फ्लेशन तो आई नहीं है, तो जो इन्फ्लेशन के बेस पे मेरी वैल्यू निकल के आ रही है तुम उतनी ही तो मैक्सिमम ऐड कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो ये तेरी वैल्यू है, हम मैक्सिमम जो तेरी आरएफए की मतलब वैल्यू निकालेंगे सैलरी में जोड़ेंगे, वो इस वैल्यू से ऊपर नहीं होगी। तो इट मींस आपको जो वैल्यू जोड़नी है वो इतनी वैल्यू जोड़नी है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा अब एक बच्चा कहता है सर 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 गाबा सर गाबा सर गाबा सर एक बात बताओ, अगर ये वैल्यू 167 की बजाय अगर मान लो यहाँ पे 2 लाख आ जाती, अगर मान लो यहाँ पर वैल्यू 2 लाख आ जाती तो क्या होता? अगर वैल्यू यहाँ पे 2 लाख आ जाती तो क्या होता? ओ गाबे के बच्चे, ओए ओ गाबे, अगर वैल्यू 2 लाख होती तो भैया अगर वैल्यू 2 लाख होती ना फिर तुम 199 ही जोड़ते, क्योंकि 199 से ऊपर जुड़ ही नहीं सकती। आई थिंक आप समझ गए होगे गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है। गवर्नमेंट कहना चाह रही है 10 मतलब इस ईयर में तुम्हारी वैल्यू कितनी जुड़ेगी 10% ऑफ सैलरी, और पिछले साल की वैल्यू को इंडेक्स करने के बाद जो वैल्यू आ रही है विच एवरेज लेस। आपको आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। मतलब मैं कहना क्या चाह नहीं 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 10% का काम रहा। सोनाली कैसी बात कर रहे हो? 10% का काम रहा, 10% वैल्यू मेरी जुड़ सकती है। अगर मेरी इंडेक्स वाली वैल्यू 10% वैल्यू से ज्यादा है तो फिर हाईएस्ट 10%।
मतलब 10% से ज्यादा तो जुड़ ही नहीं सकती, 10% से कम जरूर जुड़ सकती है। अगर मेरी इंडेक्सेशन वैल्यू जो पिछले साल की निकल के आ रही है वो 10% से कम है तो हाईएस्ट जो जोड़ेंगे वो इंडेक्सेशन वाली वैल्यू जोड़ेंगे। बस ये पर ध्यान दो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, ओ एक बच्चा कह रहा है सर क्या हमें पिछले साल की वैल्यू दी होगी ना? ऑब्वियस सी बात है, पिछले साल की वैल्यू दी होगी। अच्छा अब तुम गलती और मत कर देना, अब तुम देखो, अब तुम गलती मत कर देना। अब मेरे को बात करो 25-26 की। अब एक बात मेरे को बताना, जब यही एम्प्लॉई सेम घर, अगर मान लो 25-26 के अंदर, सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो जी, अब सारे बच्चे ध्यान देना, मान लो 25-26 की बात कर रहा हूं, सेम एम्प्लॉई है, सेम घर है, 25-26 में जब तुम कैलकुलेशन करोगे, मान लो सैलरी सेम है, तो इस सैलरी का 10% निकालोगे। अब मैं को इतना बता दो, जो तुम इंडेक्सेशन के लिए वैल्यू लोगे, क्या 24-25 की वैल्यू को इंडेक्स करोगे या 23-24 की वैल्यू को इंडेक्स करोगे? सारे बच्चे बोल दो, तुम 24-25 की वैल्यू को इंडेक्स करोगे या 23-24 की वैल्यू को इंडेक्स करोगे? मतलब जो तुम इंडेक्सेशन करोगे, ये जो तुमने इंडेक्सेशन किया है 25-26 के लिए, तुम जो इंडेक्सेशन करोगे क्या वो 24-25 की इंडेक्सेशन करोगे या 23-24 से करोगे? यही तुम गलती कर रहे हो, यही तुम गलती कर रहे हो। अब एक बार पढ़ो उसमें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, मैं तुम्हें यही कह रहा हूं, बार बार तुम गलती कर रहे हो। देखो क्या लिखा है, कह रहा है जो तुम वैल्यू निकालोगे शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट सो कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट प्रीवियस ईयर। हेलो, फॉर द फर्स्ट प्रीवियस ईयर, फॉर द फर्स्ट प्रीवियस ईयर as multiply the amount which is the ratio of CII for the previous year for which the value is calculated and CII for the previous year in which the accommodation was initially provided to the employee। बात समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? ठीक है जी, बात समझ पा रहे हो? मतलब उसने बोला कि जहां पर घर इनिशियली प्रोवाइड किया गया था, मतलब जहां पर घर पहले प्रोवाइड किया गया था, उस वैल्यू से आपको डिवाइड करना है और जिस ईयर की तुम वैल्यू निकाल रहे हो उस ईयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। बट तुम टेंशन मत लो, 25-26 हमारे काम का ही नहीं है, ठीक है ना? तुम इतने दिमाग में ना बोझ मत डालो, तुम छोटे छोटे बच्चे, हाँ मेरा बच्चा मेरा बाबू, टेंशन ही नहीं, बोझ उतार नीचे, ठीक है ना? इतना बोझ ले लिया वही बड़ी बात है। छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे, देखो चेहरे, चेहरे देखो चेहरे हैं, क्या चल रहा है भाई? ये भी अमेंडमेंट आई है क्या भाई? हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 25-26 तुम छोड़ दो, ठीक है ना? क्योंकि हमारे एग्जाम में 24-25 ही है, तो सिंपल सी बात 24-25 के लिए बस ध्यान दो। 24-25 के लिए सारे बच्चे ध्यान दो, क्या करोगे कि जो आपने 23-24 में टैक्सेबल वैल्यू निकाली डिवाइड बाय 23-24 का इंडेक्स मल्टीप्लाई 24-25 का इंडेक्स, ये वैल्यू तुम्हारी यहां पे निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात में? हाँ, 23-24 की आपको वैल्यू दी होगी, 23-24 की आपको वैल्यू दी होगी, और अगर 23-24 की वैल्यू आपको नहीं दी हुई तो जो तुम्हारी 24-25 में वैल्यू निकल के आ रही है तुम उसके बेस पे ही कैलकुलेशन कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। डन? क्या इसको लॉक कर दे? क्या इसको लॉक कर दें? प्रीवियस 25-26 का छोड़ दो ना, अब तुम्हारे अंदर भी तो भाई साहब वो है ना कि सर 25-26 का बताओ ना, फिर तुम बोलोगे 26-27 का बताओ ना। भाई तुम उसकी क्यों टेंशन, 25-26 हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है ना? 25-26 हमारे, अभी तुम सिर्फ 24-25 की बात करो, ठीक है ना? 24-25 में अगर तुम्हें पिछले साल की वैल्यू दी है तो पिछले साल की वैल्यू डिवाइड बाय पिछले साल का रेट मल्टीप्लाई जो करोगे वो करंट ईयर का रेट जो होगा उससे मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू निकल के आएगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है? अब ऐसा करते हैं, इसका मैं तुम्हें क्रक्स लिखवा रहा हूं, क्रक्स लिखो, क्रक्स, क्रक्स लिखो जी, एक बार क्रक्स लिख लो सारे बच्चे, यहां पे क्रक्स लिख लो जी, इस अमेंडमेंट का क्रक्स लिख लो। RFA फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, इसका एक क्वेश्चन करवा दो। इसका एक क्वेश्चन मैं तुम्हें अपनी तरफ से बना के करा दूंगा क्योंकि मॉड्यूल में इसका भी कोई क्वेश्चन दिया नहीं हुआ, ठीक है ना? बट कई बार क्या होता है मॉड्यूल में नहीं दिया होता और तुम सब जानते हो फिर बाद में जब RTP इशू होती है, MTP इशू होती है, उसमें फिर क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है शायद वो इस बार की RTP MTP के अंदर ऐसा क्वेश्चन डालेंगे। और कई बार क्या होता है RTP MTP के अंदर भी नहीं होता, सीधा एग्जाम के अंदर आता है। तो उस लेवल के हम तैयार हो,
मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं है, बट मैं अपना एग्जांपल एक फ्रेम करके आपको दिखा दूंगा कि इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार लिखो फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 में लिखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ RFA कैसे निकालोगे। यहाँ पे सैलरी फॉर RFA, जो भी आप RFA के लिए सैलरी निकालते हैं वो, मल्टीप्लाई 10%, मल्टीप्लाई क्या करोगे 10%, ठीक है, या 7.5% भी आप कर सकते हैं, या 5% भी कर सकते हैं, एज द केस में भी। ये वैल्यू जो आ रही है ये पहला, और दूसरा क्या है यहां पे लिखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ RFA इन प्रीवियस ईयर 23-24 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24 मल्टीप्लाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर 24-25। तो ये और ये विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस ये आएगा, विच एवर इज लेस आएगा। विच एवर इज लेस यहां पे निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। डन, एग्जाम्पल लिख लो जी। एग्जाम्पल लिखो, अभी भी निकलेगा। हाँ हाँ हाँ, 23-24 में तो वैल्यू ऐसे ही निकलेगा। एक बच्चा कह रहा सर 23-24 के अंदर भी नया लो लगाने ना, 23-24 में तो वैल्यू निकलेगा वो 5 महीने और 7 महीने के बेस पे निकलेगा। अगर घर जो दिया वो 1 अप्रैल को दिया, बट अगर घर मान लो दिया ही 1 सितंबर के बाद है, फिर तो नया लो ही लगेगा जी। ठीक है ना, बट 99% केस में 23-24 की वैल्यू वो तुम्हें निकाल के ही देगा। वो 23-24 की वैल्यू तुमसे निकलवाएगा नहीं, तो टेंशन मत लेना कि हाय गाबा सर, हाय गाबा सर, हाय गाबा सर, आपने पुराना लोग कटवा दिया, हाय तोबा, अब कैसे करेंगे, अब वो दोबारा से कैसे लिखेंगे, हमने तो काट दिया। ठीक है, तो मेरे को लगता नहीं वो 23-24 का पूछेगा, और अगर पूछेगा तुम्हें पता तो है 23-24 का लो क्या है, बट 99.9% चांस है वो 23-24 की वैल्यू तुम्हें देगा जी। ठीक है, तो वो टेंशन मत लेना जी। लिखो यहाँ पे जी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ RFA इन प्रीवियस ईयर 23-24, मान लो यहां पे दी हुई है 1,90,000 जी। 1,90,000 रुपए की वैल्यू आपको यहां पे दी हुई है जी। ठीक है जी, 1,90,000 रुपए की वैल्यू आपको यहां पे दी हुई है जी। अब यहां पे लिखो जी सैलरी फॉर RFA इन प्रीवियस ईयर 24-25, केस 1, मान लो केस 1 जो है आपको सैलरी फॉर RFA जो दे रखी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पर एनम। और केस 2 ये मान लो आपको सैलरी जो दे रखी है वो आपकी दे रखी है 18 लाख रुपए पर एनम। कंप्यूट टैक्सेबल RFA फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है जी, CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 23-24 का 348,
24-25 का जो है वो आपका दे रखा है, मान लो 363। लो जी, अब मेरे को बताओ जी इसका आंसर क्या होगा जी। सारे बच्चे आंसर बताओ। पहले मेरे को बताओ केस नंबर 1 का, फिर यहां पे बताओ केस नंबर 2 का जी। लो जी, ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2 जी। हाँ जी, बताओ फटाफट से बताओ जी। अच्छा, पॉपुलेशन, सॉरी 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 सॉरी, दिल्ली में है जी। सिटी जो है वो दिल्ली है, सिटी जो है वो दिल्ली है जी। ठीक है ना, आपकी सिटी जो निकल के आ रही है, सिटी यहां पे दिल्ली निकल के आ रही है। अब बताओ क्या करेंगे जी। अब अगर दिल्ली सिटी निकल के आ रही है तो भैया 10% है, तो पहले वाले केस में तो आप क्या करोगे, 20 लाख रुपए का 10% कितना आ गया, 2 लाख रुपए। या अब गवर्नमेंट ने बोला ये वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, किससे ज्यादा नहीं होगी, जो आपने वैल्यू निकाली फर्स्ट प्रीवियस ईयर में। फर्स्ट प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा हो गया, फर्स्ट प्रीवियस ईयर हमारा हो गया 23-24। 23-24 में वैल्यू कितनी आ रही है, 23-24 के अंदर वैल्यू आ रही है 1,90,000। तो 1,90,000 डिवाइड बाय 348 मल्टीप्लाई 363। तो अगर मैं चेक करूंगा 1,90,000 डिवाइड बाय 348 मल्टीप्लाई 363, तो वैल्यू आ रही है 1,98,189.6। तो मेरे को सारे बच्चे बोल दो जो वैल्यू हमारी होगी ये हमारी वैल्यू लेंगे। ठीक है, ये हमारी वैल्यू लेके चलेंगे। तो ये वैल्यू फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, ये हम वैल्यू लेके चलेंगे प्रीवियस 24-25 के लिए, क्योंकि आपकी हाईएस्ट कैप निकल के आ रही है, इससे ऊपर की वैल्यू नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो, ये बात गवर्नमेंट कहना चाह रही है। अब अगर मैं दूसरे केस की बात करूंगा, केस नंबर 2 की, तो केस नंबर 2 में क्या जी। अब यहां पे केस नंबर 2 में अगर आप चेक करोगे, यहां पे आ रहा है 18 लाख। तो 18 लाख रुपए का 10% कितना हो गया, 1,80,000। और यहां पे कितना आ रहा है जी, वही सेम आ रहा है, यहां तो 1,90,000 डिवाइड बाय 348 मल्टीप्लाई 363, तो 1,98,189.6। बट अब एक बात मेरे को बताओ, अब ये वाली वैल्यू हमें लेनी है या 180 लेनी है, 180, क्योंकि 10% से ऊपर वैल्यू तो ले ही नहीं सकते भाई। हाईएस्ट लिमिट जो है वो 10% है, उसके ऊपर की वैल्यू को तो मतलब ही नहीं है। तो वैल्यू जो फिर यहां पे लेंगे वो 1,80,000 लेंगे। तो प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए जो वैल्यू हम लेके चलेंगे वो 1,80,000 की वैल्यू लेके चलेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। विनायक राउंड ऑफ अभी नहीं करना, अगर इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है तो राउंड ऑफ कर सकते हो, बट ऑब्वियस बात है टोटल इनकम निकालेंगे तो हम राउंड ऑफ जो करते हैं वो टोटल इनकम को करते हैं। ठीक है ना, अगर मान लो इसके अलावा कुछ नहीं है तो तुम राउंड ऑफ कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। डन, क्या इसको लॉक कर सकते हैं, बोलो 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 बोलो। चलो जी, तो अब जाके आई थिंक ये आरएफए वाला पॉइंट आपका खत्म हो गया जी। अब जाके आपका आरएफए वाला पॉइंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, ये अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट पहले की थी, बट अब ये अमेंडमेंट हमारे काम की है। ऑब्वियस बात अभी हमारे काम की है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बन गया तो मुझे उम्मीद है कि मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी अब गलती नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आरएफए वाले केस के अंदर भी इंडेक्सेशन आ चुका है, और वो किस तरह से आ चुका है, वो इस तरह से आ चुका है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब एक पॉइंट यहां पे और ध्यान दो। अब यहां पे ना एक पॉइंट और था, एक पॉइंट यहां पे और था जी। अब इस पॉइंट को भी मैं अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा, अगेन बोलूंगा ये अमेंडमेंट पहले ही आई थी, बट अब एक बार मुझे उम्मीद है इस बार इसके अंदर से भी एग्जाम में वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार चेक करना भी ये पॉइंट कहना क्या चाहता है जी। हाँ जी, अब एक बार चेक करना है कहना क्या चाहता है। यहां पे एक बार देखो यहाँ पे क्या है, वो कह रहे हैं एम्प्लॉई सर्विंग ऑन डेप्यूटेशन। अच्छा, डेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, पहले बताओ डेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है जी। भाई उसने बोला एम्प्लॉई सर्विंग ऑन डेप्यूटेशन, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है डेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है। सर डेप्यूटेशन मतलब कि टेम्परेरी बेस पे इस एम्प्लॉय को कहीं और काम करने के लिए आपने भेज दिया, परमानेंट बेस पे नहीं, परमानेंट वो तुम्हारा एम्प्लॉई है, बट आपने उसको डेप्यूट कर दिया कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसको बोलते हैं टेम्परेरी ट्रांसफर, कहीं आपने काम करने के लिए भेज दिया, अब वो टेम्परेरी पर्पस के लिए उस कंपनी में काम कर रहा है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। हाँ, अब यहां पे एक बार चेक करना, देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहा है वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
or any state government to an employee who is serving on deputation with any body or undertaking under the control of such government. The employer of such employee shall be deemed to be that body or undertaking where the employee is serving on deputation, and the value of perquisite of such accommodation shall be the amount calculated in accordance with serial number 2A of the above table as if the accommodation is owned by the employer. ये बता दो बस क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे को सारे बच्चे बोल दो बस, मेरे को सिंपल सा एग्जांपल देके बताओ, फिर इसको हम सैलरी खत्म करते हैं। सैलरी में और कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस ये लास्ट पॉइंट है सैलरी का, देन हमारा सैलरी की सारी अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगे जी। अब मेरे को फटाफट से बता दो इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है। मेरे को सिंपल सा एग्जांपल दे, क्योंकि बच्चा बोल दे सर इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी बताओ। बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से जी। ये तो भाई साहब, भाई कुछ तो यार हिम्मत तो करो यार, तुम तो बिल्कुल ही नालायक बच्चे हो यार। एक बार पढ़ तो लो, एक बार पढ़ लो, मेरे कहने से पढ़ लो भाई, कसम लगे माता रानी की। इतने इतने ये वाला काम मत करो भाई तुम, एक बार पढ़ के बस मुझे बोल दो कि हाँ सर ये कहना चाह रहा है वो। जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ जी जल्दी बोलो फटाफट से, क्या कहना चाह रहा है। इधर देखो ध्यान से नालायको, इधर देखो इधर सुनो ध्यान से, वो क्या कहना चाह रहा है, सुनो ध्यान से। वो ये बात कहना चाह रहा है, एक एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने उसको घर दे दिया जी। अब गवर्नमेंट ने घर दे दिया, अब गवर्नमेंट का घर उसके पास है, और अब वो डिप्यूट हो रहा है, वो डेप्यूट हो रहा है किसी, मान लो उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में जो उस गवर्नमेंट के अंडर आती है, फॉर एग्जांपल पीएसयू में। अब गवर्नमेंट ने कहा तेरी टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हैं पीएसयू में, अब वो पीएसयू में काम कर रहा है, तो पीएसयू कंपनी से उसको सैलरी मिल रही है। अब गवर्नमेंट बस सिंपल सी बात कहना चाह रही है कि जहां पे उसको आपको डेप्यूट किया, भाई जहां पे आपने उसको भेजा, माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, वही इस घर का एम्प्लॉयर है। मतलब परक्विजिट की वैल्यू वहां पे निकालनी पड़ेगी और तुम्हारी सैलरी में जोड़नी पड़ेगी, बस वो इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं। मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि घर दिया गवर्नमेंट ने और तुम्हारी डेप्यूटेशन होगी कहीं और, मतलब वहां पे। अब वहां पे तुम काम कर रहे हो, उसने तुम्हें घर नहीं दिया, जहां अब तुम काम कर रहे हो उसने तुम्हें घर नहीं दिया, घर दिया तुम्हारे गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि हम ये मान लेंगे कि वही एम्प्लॉयर जो है वो तुम्हारा डीम्ड एम्प्लॉयर है, तो हम वैल्यू निकालेंगे नॉर्मल बेस पे, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी, बस वो ये बात कहना चाह रही है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो तुमसे पूछ सकते हैं कि डेप्यूटेशन वाले केस में क्या होगा, हो सकता है तो वो एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं। ये पॉइंट तुम्हारा एमसीक्यूज के अंदर बन सकता है, ये पॉइंट तुम्हारा 2 नंबर के अंदर बन सकता है। तो बस ये बात ध्यान देना कि अगर मान लो मैंने घर दिया है, उसकी डेप्यूटेशन कहीं और हो गई है, उसने घर नहीं दिया, बट उसको हम डीम्ड एम्प्लॉयर मान के आरएफए की कैलकुलेशन करेंगे और उसकी सैलरी में जोड़ेंगे, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया जी। ठीक है जी, चलो अब इसको लॉक करते हैं, अब जाके सैलरी का पॉइंट यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब ये सैलरी का क्वेश्चन जो तुम्हारे पहले मॉड्यूल में दिया हुआ था, ठीक है, अब उसमें अमेंडमेंट आ गई। तुमने देखा होगा पहले यहाँ पर 15% किया हुआ था, अब यहाँ पे जो इन्होंने कैलकुलेशन किया वो 10% के बेस पे की है। तो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, या कराऊं ये क्वेश्चन, ये होमवर्क तुम्हें ये क्वेश्चन कराऊं या एक बार तुम घर से ट्राई करके आओगे? सारे बच्चे बताओ फटाफट से। अरे भाई एक रक्स बता इधर देखो ध्यान से नालायकों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा भिंडी कलर का बच्चा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, इसका ये एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और ये मान लो इस एम्प्लॉई को यहाँ पे कर दिया डिप्यूटेशन एक पीएसयू में। ठीक है, अब ये एम्प्लॉई यहां से यहां पे आ गया। ठीक है, अब यहां से यहां पे आ गया, तो अब गवर्नमेंट ये बात करे पीएसयू इज डीम्ड एम्प्लॉयर। पीएसयू जो है वो डीम्ड एम्प्लॉयर यहां पे मानी जाएगी, पीएसयू इज डीम्ड एम्प्लॉयर। ठीक है, एंड आरएफए वैल्यू
टू बी कैलकुलेटेड। आरएफए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी, वो ये बात कहना चाह रहे हैं बस। सर जी प्लीज हंसो। अरे हंस थोड़ा हो रहा हूँ तुम्हारे यार, तुम दिल पे ले लेते हो यार बात यार। मतलब मेरे को लगता है कि हम एक परिवार हैं, तुम कहते हो कि नहीं तू अलग है मैं अलग है, क्यों हंस रहा है गाबे के बच्चे, पागल है क्या तुम? ऐसा नहीं होता यार, देखो अगर एक फैमिली की तरह चलोगे तब तो पढ़ने का मजा आएगा, तुम दिल पे ले गए यार। पीएसयू, यहाँ पे पीएसयू की बात नहीं हो रही, मतलब उसी गवर्नमेंट का वो होना चाहिए, उसी गवर्नमेंट की वो कंपनी हो। उसने देखो ना उसने क्या लिखा है, उसने कहा जहां तुम डिप्यूट कर रहे हो ना अंडर द कंट्रोल ऑफ सच गवर्नमेंट, वो उसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए बस। एक्चुअल में वो गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट होना चाहिए, प्राइवेट डिपार्टमेंट वाले केस में वो एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले केस में एप्लीकेबल है। लो जी पीएसयू क्या होता है? अबे पीएसयू नालायक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है। पीएसयू मतलब गवर्नमेंट कंपनी जो होती है। हाँ ये गवर्नमेंट वाले केस में होगा जी, ये होगा ही नॉर्मली गवर्नमेंट वाले केस में। हाँ लाइसेंस फीस, गवर्नमेंट वाले केस में लाइसेंस फीस ही होती है जी, गवर्नमेंट वाले केस में लाइसेंस फीस ही होती है। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब ये देखो ये क्वेश्चन एक बार तुम होमवर्क करोगे और सुनो ध्यान से, अगर तुमसे नहीं होगा ना तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, सर 14 नहीं हुआ, इसके नीचे 15 है तो 15 भी इससे कनेक्टेड है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 भी इससे कनेक्टेड है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 17 भी, वैसे हमने रेगुलर बैच में किया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने रेगुलर बैच में किया हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है, अब वो करना है नई लॉ के बेस पे। किया हमने पहले भी हुआ है बट अब जो करना है वो नई लॉ के बेस पे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है। तो अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आप डाउट होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर इसमें डाउट है, कल वाली क्लास में आके हम डिस्कस कर लेंगे जी। ठीक है जी, चलो इसको लॉक करो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ये भी आप एक बार ट्राई करोगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपसे नहीं होगा बट मैं चाहता हूं कि एक बार तुम करके आओ, फिर इसको मैं कल कराऊंगा अगर तुमसे नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं, वैसे इसको हम क्वेश्चन को रिवीजन क्लास में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास के अंदर भी सैलरी हमें सारा करना है। ये मैं तुम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डिफॉल्ट स्कीम के बेस पे है। अब बताओगे डिफॉल्ट स्कीम के बेस पे है तो क्वेश्चन मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं, मेरे को बता सकते हो? अगर ये क्वेश्चन डिफॉल्ट स्कीम के बेस पे है तो बताओ मैं तुम्हें क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं, सोच के बताओ। ये करा दूंगा मैं तुम्हें, करा दूंगा, अगर तुमसे नहीं होगा तुम टेंशन मत लेना, बट ये बता दो मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं। यस, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 75,000 रुपए की माइनस करना, ठीक है ना। ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे 50,000 की माइनस होती थी, अब यहाँ पे 75 की माइनस होगी, बस ये फर्क है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आपने पहले भी की होगी, अब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, बस फर्क ये आ रहा है कि जब तुम ग्रोस सैलरी से टैक्सेबल सैलरी निकालोगे तो 75,000 की डिडक्शन माइनस करोगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 7 है जी, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 3.124, ये पीडीएफ वैसे मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। ये भी तुम्हें डिफॉल्ट स्कीम के बेस पे करना है, और अगर ये डिफॉल्ट स्कीम के बेस पे करना है तो इसमें लिमिट कितनी माइनस होगी, 75,000 की होगी। इसके आंसर इसके नीचे दिए हुए हैं जी, ये रहा, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बार पहले ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मैं तुम्हें करवा दूंगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं तुमसे नहीं होगा तो सिर्फ तुम कमेंट बॉक्स में डाल देना, इसका आंसर मैं सारा करवा दूंगा आपको। यहाँ पे देख लो इन्होंने जो माइनस की है लिमिट वो 75,000 की माइनस की है डिफॉल्ट स्कीम के अंदर। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा तो यहां पर भी इन्होंने लिमिट कितनी माइनस की है, 75,000 की माइनस की है। तो पहले यहां 50,000 की माइनस होती थी, अब यहां पे 75,000 की होगी, बस ये पर ध्यान दो। डन जी। हाँ रोहित नए के बेस पे किए हुए, ठीक है। पायल करिए होमवर्क रिपीट कर दो। पायल क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 आरएफए वाला, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है सैलरी का डिफॉल्ट स्कीम वाला, ये आपका होमवर्क है जी, ठीक है। चलो जी अब यहाँ पे आ जाओ जी, अब एक बार हाउस प्रॉपर्टी के अमेंडमेंट करते हैं और देन फिर आज वाली क्लास हम खत्म करेंगे। कल क्या करेंगे, कल हम करेंगे टीजीबीपी के अमेंडमेंट, उसके अंदर भी अमेंडमेंट आई है और बहुत बढ़िया अमेंडमेंट आई है, और इस बार के एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। फिर कल ही क्लास में डिस्कस करेंगे टीडीएस और टीसीएस के अमेंडमेंट। फिर कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे डिडक्शन के चैप्टर में जो अमेंडमेंट आई है उसको हम डिस्कस करेंगे, और किसी चैप्टर में खास अमेंडमेंट नहीं है। फिर आप ये मान लो परसों वाली क्लास से हम कैपिटल गेन पे आ जाएंगे। तो आज 28 है, कल 29 है, तो होपफुली 30 जनवरी या 31 जनवरी से आने वाले जो भी लेक्चर 4-5 लेक्चर जो होंगे वो सारे के सारे कैपिटल गेन की अमेंडमेंट और उसके क्वेश्चन के होंगे, बस ये पर ध्यान दो।
ठीक है जी, चलो जी आ जाओ जी, फटाफट से आओ जी। टीडीएस टीसीएस में कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है, उसमें रेट चेंज हुए हैं बस। मतलब ये मत सोना सेक्शन नहीं आया, ना 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 कुछ नहीं है, सिर्फ रेट चेंज हुए हैं, ठीक है ना। तो वो टेंशन मत लेना कि इतनी सारी अमेंडमेंट। चलो अब एक बार यहाँ पे आओ जी, अब यहाँ पे आ जाओ, हाउस प्रॉपर्टी के अमेंडमेंट एक बार डिस्कस करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, एक छोटी सी अमेंडमेंट बस हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आई है, और कोई भी अमेंडमेंट हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं आई है। याद करो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में अगर आपको थोड़ा बहुत याद आता हो, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर देना। हाँ, इनकम टैक्स के बाद जीएसटी करेंगे जी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर मेरा बिल्डिंग किराए पर देने का बिजनेस है, मेरा पूरी क्लास का बस एक क्वेश्चन है, अगर मेरा बिल्डिंग किराए पर देने का बिजनेस है तो अभी तक उसका ट्रीटमेंट तुम क्या करते थे, बता दो, बस ये बता दो मेरे को। याद करो रेगुलर बैच में हमने क्या किया था कि अगर मेरा बिल्डिंग किराए पर देने का बिजनेस है, अगर मेरा बिजनेस लेटिंग आउट का है, तो हम ये बात बोलते थे कि भाई अगर बिजनेस ही लेटिंग आउट का है तो इनकम जो टैक्सेबल होगी वो टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर। यही बात करते थे, यही बात हम करते थे कि अगर मेरा बिजनेस लेटिंग आउट का है, अगर मेरा बिजनेस लेटिंग आउट का है तो टैक्सेबल करते थे पीजीपी के अंदर। इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके दो बाइफर्केशन कर दिए। इस बजट में गवर्नमेंट ने कहा भैया पीजीपी के अंदर जो है ना, अगर तुम्हारा बिजनेस कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर देने का है तब तुम टैक्सेबल करोगे पीजीपी के अंदर, बट अगर तुम्हारा बिजनेस जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर देने का है तो जो टैक्सेबल करोगे वो हाउस प्रॉपर्टी में करोगे। मैं दोबारा बोलूंगा, अभी तक हम ये बात बोलते थे कि भैया चाहे बिल्डिंग कमर्शियल हो चाहे बिल्डिंग रेजिडेंशियल हो, अगर तुम्हारा बिजनेस किराए पर देने का है ना, तुम्हारी इनकम पीजीपी की है, उसको पीजीपी के अंदर टैक्सेबल करो, उसको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मत करो। अच्छा, फायदा किस में होता है बताओ, फायदा पीजीपी के अंदर होता है, फायदा हाउस प्रॉपर्टी में होता है, मुझे बताना एक बार जी, सारे बच्चे मुझे बताना चाहिए फायदा किस में होता है। मतलब टैक्सेबल अगर मैं पीजीपी के अंदर करूंगा तो फायदा होगा, या हाउस प्रॉपर्टी में करूंगा तो मुझे फायदा होगा। फायदा दोनों में किस केस में होगा, मुझे बेनिफिट बताओ, बेनिफिट दोनों में किस केस में होगा बताओ जी, बेनिफिट किस केस में होगा जी। नालायक हो तुम, जो बच्चे भी ये बात कह रहे हैं कि फायदा हाउस प्रॉपर्टी में, वो सारे नालायक बच्चे हैं। भाई मेरे फायदा पीजीपी के अंदर होता है, हाउस प्रॉपर्टी में यार एक बात बताओ, फिर तुम वही बात कर रहे हो। हाउस प्रॉपर्टी में याद करो नालायक को, हम क्या करते थे, हाउस प्रॉपर्टी में जीए भी निकालते थे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते थे, फिर माइनस करते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब जो भी तुम खर्चे करते थे उसका हाईएस्ट हम 30% ही तो माइनस करते थे, 30% से ऊपर तो माइनस कर ही नहीं सकते, मतलब वहां पे खर्चे माइनस करने की लिमिट है 30%। बट एक बात बताओ, पीजीबीपी वाले केस में कहां लिमिट है, पीजीबीपी वाले केस में तो खर्चे जितने मर्जी हो वो तुम सारे माइनस कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें खर्चे प्रूफ करने हैं, वो तुम सारे माइनस कर लो। इतने सारे सेक्शन है, सेक्शन 37 में तुम खर्चे माइनस कर सकते हो, वहां तो खर्चों की लिमिट ही नहीं है, 40% भी हो सकते हैं, 50% भी हो सकते हैं, 60% भी हो सकते हैं। तो भैया अगर टैक्सेबिलिटी पीजीपी के अंदर होती है ना तो फायदा होता है। अब गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, भाई तुम्हारा बिजनेस अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर देने का है और तो भी तुम पीजीपी के अंदर जा रहे हो और तुम सारे के सारे खर्चे माइनस कर रहे हो, हमें तो नुकसान हो रहा है। तो फाइनली गवर्नमेंट ने कहा सुन मेरी बात भाई, अगर तेरा बिजनेस कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर देने का है तो पीजीपी है। मैं फिर दोबारा बोलूंगा, अगर तुम्हारा बिजनेस कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर देने का है फिर पीजीपी है, बट अगर तुम्हारा बिजनेस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर देने का है ना, अब से वो टैक्सेबिलिटी जो होगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में होगी, चाहे तुम्हारा बिजनेस ही क्यों ना हो, कोई मैटर नहीं करता, बट वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। तो ये अमेंडमेंट आपकी निकल के आई है, आई होप आपको मेरी बात अब समझ में आ गई है। देखो क्या लिखा है, इफ एन assessee is engaged in the business of letting out आगे क्या लिखा है, ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये सबसे मेन पॉइंट है, ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, द इनकम जनरेटेड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एज ए पार्ट ऑफ द हाउस बाय ओनर शैल नॉट बी ट्रीटेड अंडर पीजीपी। अब ये इनकम जो टैक्सेबल होगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी, वो पीजीपी में नहीं होगी। सर गाबे ओए ओए गाबे 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 सुन 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 सुन, अरे अरे करक्स बता, करक्स सुनो ध्यान से, करक्स है बिजनेस, ध्रुव कह रहा करक्स बता, बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट।
देखने वाले 700-800 बच्चे, कमेंट करते हैं 50 बच्चे, हो तुम ऐसे नालायक ही। मतलब मेरे को ना कम से कम उम्मीद होती है कि चलो कम से कम बच्चा प्यार दिखाएगा, कमेंट वमेंट करेगा, ताकि दूसरे बच्चे अगर पढ़े उनको लगे कि भाई इस वीडियो को देख ले, उनको भी फायदा हो जाएगा। बट है वैसे गलत ही, तुम हो नालायक ही। तो बिल्डिंग ऑफ लेटिंग आउट, बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट में दो केस हैं, या तो बिल्डिंग आपकी है रेजिडेंशियल या बिल्डिंग आपकी है कमर्शियल। हाँ गाबा बहन इधर देख ध्यान से। एक बच्चा कह रहा है कमर्शियल बिल्डिंग का एग्जांपल देना। ये जो इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, शॉपिंग मॉल हैं, ये सारी कमर्शियल बिल्डिंग ही तो हैं। तो रेजिडेंशियल वाले केस में अब यहाँ पे टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी, कमर्शियल वाले केस में अब यहाँ पे टैक्सेबल होगा पीजीबीपी। बस ये क्रक्स निकल के आ रहा है जी, ये क्रक्स आपका निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो जी। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का। अच्छा, आप में से काफी सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी ऐड नहीं है, तो इस वीडियो खत्म होने के बाद ना मैं 2 व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो जो बच्चे भी ऐड नहीं है वो सारे बच्चे उस ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है ना? क्योंकि हमने जितने ग्रुप बनाए थे वो सारे फुल हो चुके हैं। तो कई बच्चों को है सर हमें पीडीएफ नहीं मिलता है, क्वेश्चंस नहीं आते, तो मैं 2 ग्रुप बना के यहाँ पे डाल दूंगा और आप उसके अंदर सारे बच्चे ऐड हो सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? इसको लॉक कर दें। बट ये अमेंडमेंट जो है वो इस साल से एप्लीकेबल होगी, और ऑब्वियस सी बात है हमारा एग्जाम में यही साल एप्लीकेबल है, तो भैया इसके लिए हाउस प्रॉपर्टी है, इसके लिए क्या है? पीजीपी है। अब एक बार दूसरी अमेंडमेंट देखो, यहाँ पे दूसरी अमेंडमेंट कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये पहले भी थी, ये पिछले अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल थी और आगे भी एप्लीकेबल है। अब अमेंडमेंट क्या है? हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम एंड लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड डिफॉल्ट स्कीम के अंदर। ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफॉल्ट स्कीम के अंदर बस अब एक बात ध्यान देना कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं हो सकते। ये बात तो पहले पता ही थी, बट प्रॉब्लम क्या थी, हम क्लासेस में करते थे इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। बट अब पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन निकाली और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकली कह दिया कि जो भी तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस है ना, उसको तुम कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। तो क्रक्स अब ये निकल के आ रहा है कि अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सेम हेड की इनकम से खत्म होंगे। अगर हो जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर बैलेंस बचेंगे इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है, अगर नॉर्मल स्कीम ली है कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर, बट डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। बस ये बात ध्यान देके चलना, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो फाइनली अब जाके हमारी हाउस प्रॉपर्टी की अमेंडमेंट खत्म। ये 2 छोटी छोटी अमेंडमेंट हमारी थी। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है जी, याद है ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था कि 3 घर हैं, 3 में से 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का ऑप्शन मानते हैं और तीसरे को लेट आउट मानते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, याद करो, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं पहले तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनकम निकालते हैं, फिर तीनों को लेट आउट मान के इनकम निकालते हैं, फिर आपस में परमोटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फिर जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है उसको हम चूज करते हैं कि कौन से 2 घर हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, कौन सा लेट आउट मानना है। वो दोनों की इनकम निकालने के बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, बस ये पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो एक बार ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है और एक बार आपने ये वाला क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे गया, ये रच, ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, इसी पीडीएफ के अंदर नीचे दिया हुआ है जी। और यहाँ पे बस मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, देखो इन्होंने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 2,20,000 रुपए कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी अदर हेड एंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। ये अमेंडमेंट आई है, बस ये पर ध्यान दो। तो जो मैंने अमेंडमेंट कराई है ना, उस अमेंडमेंट बेस मैंने तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन भी दी है कि भैया लॉस तुम्हारे सेट ऑफ नहीं होंगे और सेट ऑफ नहीं होंगे, बस ध्यान देना कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? लॉक करें जी? हाँ हाँ, क्वेश्चन बैंक मिलेगी जी आप सभी को। फरवरी के मिड तक पूरा क्वेश्चन बैंक मिलेगा रिवाइज वाला। उसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे वो अपडेटेड क्वेश्चन होंगे, एज पर न्यू लॉ होंगे जो हम पढ़ रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन बैंक सबको दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा जी। ठीक है, चलो अब यहां से हम करेंगे पीजीबीपी। ये सारी के सारी अमेंडमेंट हैं पीजीबीपी के अंदर जी।
अब कहाँ कहाँ अमेंडमेंट है वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम TDS TCS जो भी छोटे मोटे चैप्टर हैं फिर हम आराम से कैपिटल गेन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसको हम पैक करते हैं। अब मिलेंगे हम कल वाली क्लास में। कल हम मिलेंगे सेम टाइम शाम को इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पे आते हैं, बहुत बहुत आभार इतना प्यार करने के लिए। बट बिलीव में बस ऐसे ही लगे रहना, तुम्हें टेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना आपके भाई का वादा है। ठीक है जी, सारे बच्चे लाइक करके जाना, कमेंट जरूर कर जाना, क्योंकि आपका 1 मिनट लगेगा कमेंट करने में, बट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है और बहुत सारे बच्चों की हेल्प होती है उस कमेंट से कि हाँ यहाँ जो कंटेंट है बहुत बढ़िया कंटेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारे बच्चे उसके अंदर ऐड हो सकते हैं जो किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं है। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।